बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड हैं स्पेशली स्वात रीजन स्टूडेंट्स के लिए बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के। तो हम अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स हमारे पास एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं। अब मैसेंजर्स का ये मतलब होता है कि ये बॉडी के एक पार्ट में जो है वो सिक्रीट होते हैं। किसके थ्रू? ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। जितने भी हमारे पास जो है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स मौजूद हैं उनसे जो है एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये एक मैसेंजर होते हैं क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और वहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनके फंक्शन में हमारे पास मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ग्रोथ को मेंटेन रखना, मूड को कंट्रोल करना, इसी तरह डिफरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को जो है वो कंट्रोल करना, यानी डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको जो है हमने इनके केमिकल नेचर की बेस पर हमने इनको तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी ये वो हार्मोन्स होंगे जो कि प्रोटीन हार्मोन्स होंगे जिनकी एग्जाम्पल में हमारे पास इंसुलिन आता है, एडीएच आता है, ग्रोथ हार्मोन आते हैं। तो ये सारे प्रोटीन्स हार्मोन्स हैं। सेकंड टाइम में हमारे पास आता है स्टेरॉयड हार्मोन, यानी ये स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन्स होंगे जो कि इनकी एग्जांपल में हमारे पास कोर्टिसोल आता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्सुअल हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स है। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स का बेसिकली ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो सेक्सुअल हार्मोन्स के साथ है। फिर एक हमारे पास आती है एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी ये वो टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो हमने अमाइनो एसिड बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो आप जाकर जो है हमारे पास जो प्रोटीन की केमिस्ट्री का चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हमने डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पढ़े थे। तो उन अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर और शेप को चेंज करते हुए जो हम वहाँ से हार्मोन्स डिराइव करते हैं, जिसमें हमारे पास थायरोक्सिन आता है, एपिनेफ्रिन आता है। तो ये वो डिफरेंट हार्मोन्स है जो उन्हीं अमाइनो एसिड से जो है वो हम डिराइव करते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जो है तो ये आता है कि ये हमारे पास जो है केमिकल ग्लैंड से जो है ये सिक्रीट होते हैं, यानी कि ये केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीट होकर फिर ये अपने परफॉर्मेंस सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास हर एक हार्मोन जो है वो अपने टारगेट सेल्स के पास जाता है, यानी इनके अपने टारगेट सेल्स होते हैं, टारगेट टिश्यूज होते हैं। तो ये उन्हीं के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। इनका जो है हमारे पास एक रेगुलेटरी फंक्शन भी है। अच्छा, आप लोग हमेशा ये बात याद रखें, इस बीच में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्लाइड्स में जो होती है अक्सर बहुत ज़्यादा डिटेल शामिल नहीं होती। इस वजह से मैं लेक्चर में जो है वो काफ़ी डिटेल आप लोगों को साथ साथ प्रोवाइड कर रही होती हूँ। तो आप लोग जब भी मेरा लेक्चर देखा करें तो साथ जो है पेन और कॉपी वगैरह रखा करें ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती हूँ तो आप उसको नोट कर लिया करें। जिस तरह इससे पहले जो हार्मोन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो इनमें मौजूद नहीं है, लेकिन वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। तो अब हम दूसरे की बात आते हैं कि उसमें हार्मोन्स में जो है अगर वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन में भी होते हैं लेकिन जो इनका इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, हार्मोन्स जो होते हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, यानी ये जल्दी जो है जल्दी मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अपने टारगेट सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि ग्लैंड से सिक्रीट होकर जो है ये अपने टारगेट सेल के पास पहुंचते हैं। टारगेट सेल के ऊपर इनके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, उस रिसेप्टर्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं और उस टारगेट सेल को जो है वो उन पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो है ये सिग्नल कंडक्शन का काम करते हैं, यानी कि ये जो है इंट्रासेलुलर सिग्नल्स जो है उनकी ट्रांसडक्शन करते हैं। अगर हम हार्मोन सिंथेसिस का ओवरव्यू लें, जिस तरह हमने 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पढ़े हैं, तो इनमें जो हमारे पास सबसे पहला आता है वो होता है पेप्टाइड हार्मोन्स।
अब के हमने बात की कि पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं। तो इनकी जो सिंथेसिस होती है ये किस तरीके से होती है? तो सबसे पहले इनकी जो सिंथेसिस होती है वो स्टार्ट होती है प्री प्रो हार्मोन के से, यानी कि ये वो प्रोसेस होता है जब हमारे पास प्री प्रो हार्मोन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे पास एक लार्ज प्रिकर्सर का काम करता है। यानी ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि हमें अपने पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए जो है वो चाहिए होता है। इसके बाद ये जो प्री प्रो हार्मोन होते हैं ये जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वहाँ पर ये प्रो हार्मोन में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो जो प्रो हार्मोन होता है वो गोल्जी अपैरेटस के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो उसकी पैकेजिंग होती है सिक्रेटरी वेसिकल्स, यानी ये छोटे छोटे पैकेट्स में जो है गोल्जी अपैरेटस में ये स्टोर हो जाता है। और ये तब तक जो है उस गोल्जी अपैरेटस में यानी उस सिक्रेटरी वेसिकल्स में हमारे पास कुछ पेप्टाइड उनके अंदर कुछ मैच्योर पेप्टाइड हार्मोन्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो वो तब तक उन वेसिकल्स में रहते हैं जब तक सेल जो है वो उनको एक्सोसाइटोसिस के अमल से जो है वो सेल से बाहर ना निकाल ले। तो जब वो उनको बाहर निकाल लेता है तो ये पेप्टाइड हार्मोन्स फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस किस तरीके से होती है। तो इनका जो प्रोसेस शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे पास प्रेग्नेलोन यानी कि उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास तमाम जिस तरह हमने पढ़ा कि ये जो प्री प्रो हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन्स का प्रिकर्सर है, इसी तरह ये जो हमारे पास प्रेग्नेलोन है ये हमारे पास स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स के लिए जो है एक प्रिकर्सर का काम करता है। उसके बाद ये जो प्रेग्नेलोन है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है स्टेरॉइड हार्मोन्स में। डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो इस पर एक्ट करते हैं, जिनको हम एज अ होल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब इस प्रेग्नेलोन पे जो है वो हमारे पास एंजाइम एक्ट करते हैं तो ये उसको स्टेरॉइड हार्मोन्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैं हमारे पास जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनको फिर डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह कोर्टिसोल है, अल्डोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है टेस्टोस्टेरोन में। तो ये बेसिकली उसी प्रेग्नेलोन पे जो है वो हम रिएक्शन करवाते हैं एंजाइमेटिक, तो उससे हम स्टेरॉइड हार्मोन्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि सिंथेसाइज करते हैं। अब अगर हम एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें कि ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास टायरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि ये उसको डीनेचर करके, उसको हीट देकर, उसको टेम्परेचर, उसको पीएच बढ़ाकर या कम करके, यानी किसी न किसी तरीके से जो है उस ओरिजिनल से जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया होता है। तो इसका जो प्रिकर्सर है वो टायरोसिन है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। अब ये क्या करता है कि ये हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स को जो है ये सिंथेसाइज करता है, जिसमें हमारे पास जो है कीटोकोल अमाइंस आती हैं, जिसमें डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है, या थायराइड हार्मोन्स है जिसमें हमारे पास ट्राई आयोडोथायरोनिन है यानी T3 है, और हमारे पास टायरोसिन यानी T4 है। तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि बेसिकली टायरोसिन से जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास हार्मोन एक्शन होता है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करें तो ये जाता है और अपने टारगेट सेल यानी ये ग्लैंड से सिक्रीट होता है और अपने टारगेट सेल्स पर जाकर उसके ऊपर जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। तो ये जाता है और उन रिसेप्टर्स के साथ जो है वो बाइंड हो जाता है। साथ साथ जो है ये सेकंड मैसेंजर जिसमें हमारे पास जिनको हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स कहते हैं, वहाँ से ये उनको एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर हमारे पास CAMP आता है। इसके अलावा IP3, DAG, ये सारे जितने भी हमारे पास हैं ये वो सेकंड टाइप ऑफ मैसेंजर्स होते हैं। जब पेप्टाइड हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो ये उनको भी जो है वो ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि ये भी एक्टिवेट हो जाएं और उसी रिसेप्टर्स पर आकर जो है उसकी मदद कर सकें। इसके अलावा जो है ये जो है उस रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और टारगेट सेल पर जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आया उसको बर्थ करना है, आया उसको रेप्लिकेट करना है, जो भी है तो वो उस रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाएंगे। साथ में सेकंड मैसेंजर्स भी अटैच हो जाएंगे और वो जो हार्मोन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे।
अब स्टेरॉयड हार्मोन्स किस तरीके से होते हैं? अब चूँकि हमने बात की कि ये जो है हमारे पास गोल्गी अपैरेटस से जो है हमारे पास सेल से सिक्रीट होते हैं, तो ये हमारे पास बाइंड होते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ। यानी ये सेल मेम्ब्रेन के जो है उसके थ्रू डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसको हम जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलते हैं। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास जो होती है वो जीन एक्सप्रेशन का जो है वो अल्टर्ड होना इन्वॉल्व हो जाता है। यानी ये जीन एक्सप्रेशन में जो है वो चेंज काज कर देते हैं। जब ये हमारे पास उस इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स के साथ जो है ये अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन काम करते हैं। यानी कि इसने एज अ ट्रांसक्रिप्शन जो है जीन एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस किया, तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में ये होगा कि इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होगी आरएनए की तरफ, तो ये जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वो ये वहाँ से जो है वो अपने जो फंक्शन होता है ये वहाँ पर फिर अप्लाई करता है। उसके बाद अगर हम थायराइड हार्मोन्स की बात करें, तो ये डायरेक्टली जो है इंटर करता है सेल के न्यूक्लियस में, और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस हो रहा होता है डीएनए का आरएनए में जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होना, यानी जो आरएनए में इंफॉर्मेशन जो है वो रेप्लिकेट हो रही होती है, तो ये डायरेक्टली जो है वो उसको इफेक्ट कर देता है। अच्छा, अब कहते हैं कि ये जो हार्मोन होते हैं तो ये फीडबैक लूप पर जो है वो चलते हैं। अब ये फीडबैक लूप क्या होता है? ये वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होता है जिसके ज़रिए जो है हार्मोन्स जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। अब ये किस तरह होगा? एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। इस तरह मैंने आपको बहुत पहले भी इस तरह के कॉन्सेप्ट समझाए हैं। आप जो है पूरा जो प्रोटीन है वो आप उसको चेक कर ले, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और पॉजिटिव? अगर बॉडी में जो है अगर वो एक चीज़ की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और हार्मोन जो है उनका फंक्शन ये है कि उनको वो कम करना है, तो वो जो है हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक होता है। यानी उसमें हार्मोन्स किसी चीज़ के लेवल को कम करता है। और अगर वो हार्मोन जो है कोई चीज़ बॉडी में कम है और उसको जब ज़्यादा करने की कोशिश करता है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होता है। कहते हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ के लिए ये बात नोट कर लें कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक जो है ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ज़्यादातर वही है कि एक चीज़ बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए जो है वो हार्मोन फीडबैक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो उसको करता है। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड में जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो अब इसके नतीजे में जो है हमारे पास पैंक्रियास से इंसुलिन जो कि हमारे पास हार्मोन है वो सिक्रीट होगा, और वो जो है ब्लड से जो है वो ग्लूकोज को टेकन अप, यानी उसको जो है एक्सेस ग्लूकोज को रिमूव करना शुरू कर देगा, जिससे ग्लूकोज की जो तादाद होगी वो कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका नेगेटिव फीडबैक लूप है। अब अगर बॉडी में जो है जो T3 T4 हार्मोन्स हैं जो बेसिकली थायराइड हार्मोन से सिक्रीट होते हैं, हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। उसके बाद जो है थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो जब बॉडी में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक होती है इस तरह होती है कि ये TSH को जो है वो इनहिबिट करती है। तो जब TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट ही नहीं करता, तो ये T3 T4 हार्मोन जो है इनकी सिक्रीशन रुक जाती है। और अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की मिसाल लें, तो इसमें हमारे पास जो है ये ऑक्सीटोसिन जो है उसको ज़्यादा करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे पास लेबर में जो है एक हार्मोन है जो कि क्या करता है कि ये जो है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है, ताकि बेबी जो है वो यूट्रस जो है उससे पुश कर जाए और वेजाइना के थ्रू आसानी के साथ जो है वो उसकी डिलीवरी हो जाए। तो ये उस बेसिकली यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में जो है ये यूज़ होता है। अब अगर हम मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास जो है मेजर ग्लैंड्स है जिनमें हमारे पास हाइपोथैलेमस है। अच्छा, हाइपोथैलेमस हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस जो है
ये परफॉर्म करता है और इसका हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर बहुत बड़ा इफेक्ट है, इस वजह से हम इसको भी शुमार करते हैं। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, पैराथायरॉयड हमारे इसी थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास किडनी के ऊपर होते हैं। पेंक्रियाज जो कि खुद एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है। गोनेड्स हो गए जो हमारे पास फीमेल में ओवरीज हैं, मेल में हमारे पास टेस्टिस हैं। इनसे हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। अगर हम इनके क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें तो इनकी ज़्यादती या इनकी कमी की वजह से हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस जो हैं ये काज हो सकती हैं। जिस तरह डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारे पास बेसिकली इंसुलिन जो है जो पैराफोलिकुलर सेल से जो होता है वो सिक्रीट होता है पेंक्रियाज से। तो ये बेसिकली वो जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। तो इस वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता है और लास्ट में डायबिटीज़ मेलाइटस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब अगर बॉडी में जो है थायरोक्सिन लेवल कम हो जाए जो बेसिकली थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो उसके नतीजे में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, जिसके साइन एंड सिम्टम्स में थकावट है, वेट गेन है और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स शो होंगे। एडिसन्स डिजीज़ ये हमारे पास वो डिजीज़ होती है जो कि कोर्टिसोल जो स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन है, जब उसकी कमी आ जाती है तो उससे एडिसन्स डिजीज़ काज होती है जो कि थकावट, हाइपोटेंशन, इस तरह के सिम्टम्स जो है ये शो करता है। अब हमारे पास जो नीचे आपको टेबल गिवन है ये हमारे पास वो हार्मोन है और उसकी एक्सेस से क्या कंडीशन काज हो सकती है और उनकी डिफिशिएंसी से जो है वो क्या कंडीशन काज हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास जो भी हार्मोन्स होते हैं वो अपने एक लेवल पर होते हैं, उनकी ज़्यादती भी हमारे लिए ठीक नहीं है और उनकी कमी भी। अब अगर जिस तरह ग्रोथ हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो गिगांटिज्म जो है वो बच्चों में होता है, एक्रोमेगाली बड़ों में होता है, अडल्ट में होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। एक्रोमेगाली और गिगांटिज्म इसमें बॉडी पार्ट जो है वो एबनॉर्मल बड़े हो जाते हैं। ड्वार्फिज्म इसमें बिल्कुल बॉडी पार्ट्स और ये जो है उसकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन उसकी जो पर्सन की बॉडी होती है, बॉडी पार्ट्स होती हैं वो छोटे रह जाते हैं। अब अगर T3 T4 जो है उनका अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाए तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म काज करता है। ग्रेव्स डिजीज इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर इंसुलिन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिमूव हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया काज होगा। और अगर इंसुलिन नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज जो है वो एक्यूमुलेट होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस इख्तियार करेगा। कोर्टिसोल जो है अगर वो ज़्यादा में है तो ये क्यूशिन सिंड्रोम, ये हमारे पास एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें बॉडी वेट जो है वो नॉर्मली बड़ा हो जाता है, मून फेस हो जाती है, हमारे पास स्ट्रेस पेट पर आ जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जो स्ट्रेस आ जाती हैं, तो उस क्यूशिन सिंड्रोम कोर्टिसोल के एक्सेस से होता है। और अगर इसी की कमी आ जाए तो एडिसन्स डिजीज। तो ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं, हर एक हार्मोन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और अगर ये फंक्शन जो है डिसरेगुलेट हो जाए, चाहे कम है चाहे ज़्यादा हो जाए, तो इससे डिफरेंट डिजीज़ जो है ये काज होंगे। आप लोगों ने ये डिजीज़ जो है ये MCQs के लिए जो है वो याद रखनी है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।